Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the 16th lecture of climate change. And in this lecture, we are going to talk about the harmful effects of the global warming. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है. It is basically the increase in the concentration of the greenhouse gases in the atmosphere. And guys, जैसे जैसे greenhouse gases की concentration हमारे atmosphere में increase होती चली जाएगी, वैसे वैसे हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा. एंड गाइस, इसकी वजह से होगा क्या कि जब हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो जो भी हमारी ओपन वाटर बॉडीज़ हैं या फिर सॉइल है, वहाँ से जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, जिनके बेसिकली वाटर वेपर्स बन जाएंगे. एंड जो वाटर वेपर्स होते हैं दे आर ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, जो कि बेसिकली टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को भी कैप्चर करेंगे और सोलर रेडिएशंस को भी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. सो गाइस, अगर सॉइल में से मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाएगा तो होगा क्या, जो हम लोग वहाँ पर बेसिकली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे थे वो भी हम लोग वहाँ पर अच्छे से नहीं कर पाएंगे. एंड इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉइल मॉइस्चर इम्बैलेंस. मतलब अभी सॉइल में उतना मॉइस्चर नहीं बचा है जितना वहाँ पर एक्चुअल में होना चाहिए था. तो गाइस, अगर और ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाएगी, वाटर वेपर्स बन जाएंगे तो और ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ड्रॉट भी आ सकता है, मतलब वहाँ पर सूखा पड़ सकता है. तो होगा क्या, जो भी वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड होगी वहाँ पर बेसिकली हमें आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इरिगेशन यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सॉइल में मॉइस्चर ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए अच्छे से मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा और हमें वहाँ पर आर्टिफिशियल टाइप ऑफ इरिगेशन यूज़ करनी पड़ेगी. सो गाइस, अभी क्या हुआ कि वहाँ पर और ज़्यादा इवेपोरेशन हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, और ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ और इसकी वजह से टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से जहाँ पर कभी हम लोग राइस या फिर वीट ग्रो करते थे वहाँ पर अभी बन चुका है डेजर्ट एरियाज़. एंड गाइस, आपको पता होगा कि डेजर्ट एरिया में हम लोग क्या ग्रो कर सकते हैं, मोटा अनाज, मतलब पल्सेस या फिर सीरियल्स वगैरह यहाँ पर अभी ग्रो कर सकते हैं. तो जहाँ पर बेसिकली हम लोग पहले वीट या फिर राइस ग्रो कर रहे थे, अभी हम लोग वहाँ पर क्या ग्रो करेंगे, मोटा अनाज, क्योंकि अभी वहाँ पर डेजर्ट एरिया बन चुका है, मतलब सॉइल में मॉइस्चर की बहुत ही ज़्यादा कमी हो चुकी है और इवन वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगी. अगर वहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो भी जाएगी तो इवेपोरेट हो जाएगा वाटर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी वहाँ पर वेजिटेशन होगी उसे अच्छे से पानी नहीं मिल पाएगा. तो गाइस, उसके बाद क्या हुआ, और ज़्यादा इवेपोरेशन हुई तो वहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि अभी सॉइल में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बचा है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि हम लोग वहाँ पर अभी और ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे एंड हम लोग उस लैंड को क्या बोल देने वाले हैं, बैरन लैंड. सो गाइस, उसके बाद हमने क्या किया, जहाँ पर हम लोग कभी पहले एग्रीकल्चर कर रहे थे वहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज लगानी शुरू कर दी, क्योंकि अभी वहाँ पर जो सॉइल थी उसमें फर्टिलिटी तो बची नहीं, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट नहीं है. तो गाइस, हुआ क्या कि हमने वहाँ पर बेसिकली लैंड यूज़ चेंज कर दिया, मतलब पहले अगर वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड थी तो अभी वहाँ पर इंडस्ट्रियल लैंड हो चुकी है. तो गाइस, होगा क्या, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं इन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, लेकिन धीरे धीरे होगा क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी. एंड आपको पता होगा कि जो हमारी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से. तो अगर वहाँ पर आसपास एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो बेसिकली गाइस वहाँ पर अभी इंडस्ट्रीज भी नहीं चल सकती, जिसकी वजह से हमें वहाँ से इंडस्ट्री भी शट डाउन करनी पड़ेगी. और अभी गाइस उस लैंड पर कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब अभी हमने उस लैंड को क्या कर दिया है, त्याग दिया है. एंड ऐसी लैंड को क्या बोला जाता है, डेरलिक लैंड, मतलब जहाँ पर अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो हम लोग वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ना ही इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं. तो ऐसे एरिया को हम लोग डेरलिक लैंड का नाम दे देते हैं. सो गाइस, जो हमारे आर्कटिक रीजन्स होते हैं, एंटार्क्टिक रीजन्स होते हैं, वहाँ पर आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स होते हैं, विच आर बेसिकली द नेचुरल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. लेकिन होगा क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो भी वहाँ पर ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से होगा क्या, उनमें से वाटर रिलीज होगा और वह वो कहाँ पर आ जाएगा, हमारी रिवर में आ जाएगा, वाटर बॉडीज़ में आ जाएगा. एंड आपको पता होगा जो भी हमारी रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं या फिर कोई भी ओपन वाटर बॉडी होती है, वो बेसिकली कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है, हमारी सीज एंड ओशियंस में.
तो जो भी अभी ग्लेशियर्स मेल्ट हुए थे उनका पानी कहाँ पर आ चुका है, रिवर्स में आ चुका है। एंड जो अभी वो रिवर्स थी वो बेसिकली आकर हमारे समुद्र में ख़त्म हुई एंड सारा का सारा पानी अभी हमारे सीज एंड ओशियंस में आ चुका है। जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो सी लेवल था वो बेसिकली राइज कर गया। अभी समुद्र में बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है तो वो बेसिकली आसपास के रीजन्स में चला जाएगा। मतलब हमारे सीज एंड ओशियंस के आसपास क्या होते हैं, कोस्टल एरियाज। तो हमारे कोस्टल एरियाज में फ्लड्स आ जाएंगे। तो गाइस इसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारे सीज एंड ओशियंस होते हैं इसमें तो बेसिकली सॉल्टी वाटर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही ये वाटर हमारे कोस्टल एरियाज में जाएगा तो ये जाकर वहाँ की सॉइल में मिक्स हो जाएगा। जिसकी वजह से होगा क्या कि जो वहाँ की सॉइल होगी वो बेसिकली सलाइन हो जाएगी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट आ जाएगा। एंड गाइस आपको पता होगा कि जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं ये भी एक तरह के वेटलैंड्स होते हैं। तो होगा क्या, जब हमारे जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर फ्लड आ जाएगा तो वहाँ से धीरे धीरे पानी नीचे की तरफ जाना शुरू होगा और इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो बेसिकली रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन गाइस आपको पता है कि जब भी कहीं पर फ्लड आता है तो पानी की जो इंटेंसिटी होती है, स्पीड होती है, एनर्जी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उन एरियाज में लीचिंग हो जाएगी। जिसकी वजह से होगा क्या कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो तो रिचार्ज होगा ही, लेकिन कुछ जो हमारे सॉल्ट कंटेंट है, सेडिमेंट्स हैं, वो भी अंडरग्राउंड वाटर में चले जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर की पॉल्यूशन हो जाएगी। तो गाइस इसके बाद हुआ क्या कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर था वो तो बेसिकली रिचार्ज हो गया, पानी तो धीरे धीरे नीचे की तरफ चला गया, लेकिन ऊपर क्या बच गया है, अभी सॉल्ट कंटेंट बच गए। तो गाइस होगा क्या कि जो हमारे कोस्टल एरियाज की सैंड थी वहाँ पर आपको छोटे छोटे वाइट कलर के पैचेस दिखाई देंगे, जो कि बेसिकली क्या होगा, सॉल्ट होगा। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, सेलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल। मतलब गाइस होगा क्या, जो भी अभी वहाँ पर हमारे प्लांट्स थे, ट्रीज थे, वो बेसिकली अभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो गाइस आपको पता होगा जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, लिटोरल जोन्स होते हैं, जो भी प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, ग्रासेस या फिर ट्रीज वहाँ पर ग्रो करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मैंग्रोव्स। लेकिन गाइस हुआ क्या कि अभी हमारे जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ पर फ्लडिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट हो चुका है, जिसकी वजह से अभी वहाँ पर जो हमारे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो गाइस अगर आपको मैंग्रोव्स के बारे में नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर टाइप कीजिए मैंग्रोव्स बाय चारुल, वहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस होगा क्या, जैसे जैसे सैलिनिटी ऑफ द वाटर इंक्रीज हो जाएगी, जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहाँ की सॉइल में बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट आ जाएगा। तो इसकी वजह से जो भी वहाँ पर प्लांट्स होंगे, हर्ब्स होंगे, ट्रीज होंगे, वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसे हमने क्या बोल दिया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैंग्रोव्स। सो गाइस जो हमारे मैंग्रोव्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये बहुत सारी स्पीशीज़ को खाना प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एंड कुछ तो वहाँ पर बेसिकली ब्रीडिंग ग्राउंड भी बना लेते हैं। तो गाइस अगर वहाँ पर जो मैंग्रोव्स थे उनकी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारी मेराइन स्पीशीज़ थी उनके लिए खाने की कमी हो जाएगी। एंड मोर ओवर गाइस होगा क्या कि जिन्हें शेल्टर मिल रहा था वो भी बेसिकली बेघर हो जाएंगे। एंड जो वहाँ पर बेसिकली ब्रीड कर रहे थे, ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया हुआ था जिन्होंने, वो अच्छे से ब्रीड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ हैबिटेट हो जाएगा। मतलब उन स्पीशीज़ के लिए अभी रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, जिसकी वजह से गाइस होगा क्या, अगर उन स्पीशीज़ को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, उनका हैबिटेट बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो हमारे मैराइन रीजन की स्पीशीज़ हैं वो बेसिकली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी। तो पहले तो वहाँ पर जो मैंग्रोव्स प्रेजेंट थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ का हैबिटेट लॉस हो गया और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी स्पीशीज़ की डेथ हो गई, या फिर जो स्पीशीज़ का वो ब्रीडिंग ग्राउंड था वो बेसिकली अभी अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड गाइस जब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा तो इसकी वजह से होगा क्या, जिन स्पीशीज़ का बेसिकली नंबर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम था, जो स्पीशीज़ वल्नरेबल में आ रही थी, एंडेंजर्ड में आ रही थी या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ रही थी, वो बेसिकली धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जिन भी स्पीशीज़ के वो जो मैंग्रोव्स थे वो बेसिकली ब्रीडिंग ग्राउंड थे, तो वो अभी वहाँ पर अपने बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगी, जिसकी वजह से वो जो स्पीशीज़ थी जो ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी वो बेसिकली एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो गाइस जो हमारे मैंग्रोव्स थे उन्होंने बेसिकली सॉइल को पकड़ के रखा हुआ था, उनकी रूट्स ने सॉइल को अच्छे से पकड़ के रखा हुआ था। लेकिन अभी हुआ क्या कि जो मैंग्रोव्स थे, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई, जिसकी वजह से हुआ क्या कि अभी वहाँ पर सॉइल को पकड़ने के लिए कोई भी नहीं है। और जब भी पानी बहुत स्पीड से अभी कोस्टल एरियाज में आएगा
तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, सॉइल इरोजन। क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि 3 तरह के डीन्यूडेटिंग एजेंट्स होते हैं, एक होती है वाटर, दूसरी होती है विंड एंड तीसरी होती हैं ग्लेशियर्स। तो यहाँ पर कौन सा डीन्यूडेटिंग एजेंट है, सॉइल इरोजन किसकी वजह से होने वाली है, वाटर की वजह से। तो गाइस इसकी वजह से होगा क्या, जब सॉइल इरोजन हो जाएगी तो जो भी वहाँ पर सेडिमेंट्स प्रेजेंट थे वो बेसिकली पानी में चले जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो सीज एंड ओशियंस हैं उनकी टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो हमारे सीज एंड ओशियंस हैं उनमें छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स होंगे, पेबल्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से पानी की टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो गाइस जो भी ये सेडिमेंट्स होंगे ये बेसिकली वहाँ पर जो कोरल्स प्रेजेंट होते हैं विच इज़ बेसिकली सुपर ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट कंपोनेंट भी होता है और एनिमल भी कंपोनेंट भी होता है। प्लांट कंपोनेंट को क्या बोला जाता है, जूजेंथली, और एनिमल कंपोनेंट को क्या बोला जाता है, कोरल पॉलिप। तो जो भी ये सेडिमेंट्स होंगे ये बेसिकली कोरल पॉलिप के माउथ को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से जो भी वहाँ पर एल्गी प्रेजेंट थी हमारे कोरल पॉलिप में उसे बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, न्यूट्रिएंट्स है, वो नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से गाइस होगा क्या, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी और हमारे कोरल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग है इसके कितने ज़्यादा बुरे इफ़ेक्ट्स हैं। सो गाइस जो ग्लोबल वार्मिंग है और हमने जो भी यहाँ पर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखे हैं ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज के भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बेसिकली किसको लीड करती है, क्लाइमेट चेंज को। सो गाइस अगर आपको कोरल्स के बारे में नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर टाइप कीजिए कोरल्स बाय चारुल, वहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस that's all for today. If you enjoyed my video then do like, share and subscribe. Thank you so much.